नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। नागरिकता कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाले पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता और स्टूडेंट एक्टिविस्ट करीब 1 साल तक जेल में रहने के बाद अब बेल पर रिहा होने वाले हैं। 1 साल में बहुत कुछ हुआ, दुनिया भर में महामारी फैल गई और इस महामारी ने उनमें से एक नताशा नरवाल के पिता को अपना शिकार भी बना लिया। 1 साल बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी और वो भी दिल्ली पुलिस के यूएपीए लगाने पर सख्त टिप्पणी के साथ, तो दिल्ली पुलिस ने कुछ दूसरी कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्हें 2 रात और जेल में रखा। दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के दखल के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को बेल के तहत रिहाई का आदेश दे दिया है। इन सारी पेचीदगियों में जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या दिल्ली पुलिस रिहाई को टालने के पैतरे अपना रही है, और दूसरा सवाल ये कि असहमति के लिए यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत केस करना आखिर कितना जायज था। तीसरा सवाल ये कि क्या दिल्ली पुलिस राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। आसिफ तन्हा, जो इनमें से एक एक्टिविस्ट हैं, उनकी मां हमारे साथ जुड़ रही हैं। जहां आरा हमारे साथ हैं। संजय हेगड़े जुड़ रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। विक्रम सिंह, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश से। आप सबका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि हम इस केस की पेचीदगियों पर आए, जहां आरा मैडम, मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगी। 1 साल गुजर चुका है। बहुत ऐसे वक्त आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आपका बेटा आपके साथ होता तो बात अलग होती। तो कौन से ऐसे वो मौके थे जब सबसे ज्यादा उसकी कमी खली? सबसे ज्यादा कमी त्योहार में मेरा बच्चा नहीं रहा, इस वजह से और ज्यादा हम लोग को बहुत खला। उसके बगैर हम लोग त्योहार नहीं मनाए। और इस दौरान आप उनसे बात करती रही, उनसे क्या आपको बात करने में सहूलियत रहती थी? पिछले साल तो खैर पर्व में नहीं बात थी, मगर इस साल जेल से 5 मिनट बात होती थी। तो सिर्फ ईद में बातचीत तो हुई, मगर कमी तो बहुत महसूस हुई। बातचीत होने से और सामने बच्चा रहने से हम लोग को बहुत ये होता, मगर बहुत कमी महसूस हुई। बहुत अफसोस भी लगा, गम भी लगा कि आज मेरा बच्चा हमसे दूर है 1 साल से, एकदम बिला वजह बेकसूर। जी जी बोलिए। जी, जहां आरा जी, आपके बेटे पर जो आरोप लगे, उसके बाद 1 साल वो जेल में रहे, पुलिस ने उन पर कई तरह की धाराएं लगाई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उसके बारे में तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसको हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये बच्चे बेगुनाह है, बेकसूर है। तमाम बच्चे बेगुनाह बेकसूर हैं, मगर इन लोग तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और काले कानून, हुकूमत के काले कानून के खिलाफ कर रहे थे। इसमें कोई नहीं था, अपना अधिकार मांग रहे थे, इसमें कोई नहीं था। मगर पुलिस ने असली मुजरिम को छोड़कर इन तमाम बच्चों को, जो मासूम थे, जो कसूर थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया। चलिए, आपके बेटे के साथ जो हुआ और उसके साथियों के साथ जो हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए हम कुछ और लोगों को भी अपने साथ ले रहे हैं और आज उम्मीद है कि शायद वो छूट जाए। देखेंगे कि कार्रवाई पुलिस की कैसे आगे बढ़ती है। हेगड़े साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाई गई और 2 रात और लग गए इस बात में कि हम, वो जो 3 एक्टिविस्ट हैं, वो 2 रात और जेल में काट चुके हैं, तो क्या ये जो वेरिफिकेशन की बात हो गई कि हमको उनके घर का पता वेरीफाई करना है, आधार कार्ड चेक करना है, ये सब हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया, क्या ये सब नॉर्मल प्रोसीजर है? देखिए, नॉर्मल प्रोसीजर तो है, क्यों वेरीफाई करना है, पर वेरिफिकेशन में देरी करना या मामले को खींचना ताकि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक इनकी रिहाई ना हो और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ और फैसला सुनाए, ये सब किसी भी सरकार या किसी भी पुलिस को शोभा नहीं देता।
हाँ, अलग चीज है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी ऐसे करे कि भाई स्टे मिलने तक कैसे भी खींच लो, ये सब किसी भी सरकार को और किसी भी पुलिस को शोभा नहीं देता है। क्योंकि सरकार और पुलिस कानून के नीचे ही काम करते हैं, और कानून ने जब कह दिया है कि इन्हें जमानत दी गई है, जमानत पे इन्हें छोड़ा जाए, तो फिर पुलिस वाले को उस फैसले को अमल में लाने के लिए कोई देरी नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में मुनव्वर राणा को भी जब बेल दे दिया था, फिर भी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई, वो नहीं आई करके और खींचने की बहुत कोशिश की गई। फिर बाद में आपके चैनल पे और जब दूसरे चैनल्स पे ये सवाल उठने लगे, तब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन भी इमीडिएटली फैसला सुना दिया कि भाई इनको रिहा कर दो, रात में भी। और मैं अभी देख रहा था कि मामला कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता के बेंच के सामने है। कल क्या होगा वो अलग चीज है, पर आज के दिन दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है और करकरडुमा कोर्ट का भी फैसला है, और आज कि इन्हें तुरंत रिहा किया जाए। तो आज के दिन ये लोग रिहा होने चाहिए। जी दुबे साहब, जो उंगलियां उठ रही हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्या वाकई में ऐसा है या पुलिस तो सिर्फ बाय द बुक जा रही है? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिशंस दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उसमें शब्द भी काफी तीखे इस्तेमाल किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो ये तो जाहिर है कि वो खुश नहीं थे इस फैसले से, लेकिन क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स है या बाय द बुक जा रही है पुलिस? देखिए, जो अपील का राइट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है किसी भी अग्रीव्ड पर्सन का किसी ऑर्डर के अगेंस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस को यह डिस्क्रिशन है कानून में कि वो उसको चैलेंज करेंगे। अब दूसरा जो पहलू है, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, उसके मुताबिक बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। जब कोई बेल रिफ्यूज होती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति है उसकी पर्सनल लिबर्टी, जो बहुत ही वैल्यूएबल है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में और जो रिकॉग्नाइज्ड है आर्टिकल 19, 21 और 22 के मुताबिक, उसका हनन हो रहा है। अब दो परिस्थितियों की चर्चा यहां पर हमें यह जरूर करना होगा कि जो बेल की स्टेज होती है, बेल की स्टेज पर किसी एविडेंस को एडमिट करना या डिस्कार्ड करना, यह अदालतों का कार्य नहीं होता। अदालतें एडमिट और डिस्कार्ड करती हैं चार्ज के स्टेज पर या गवाहियों के बाद। यहां एक सबसे बड़ा पहलू हमें यह समझना होगा कि जब कोर्ट ने किसी केस में ऑर्डर किया कि इनको रिहा किया जाए, तो उसके बाद जो है ये जिम्मेदारी बनती है जो नीचे की अदालतें हैं, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हैं, जेल अथॉरिटीज हैं, कि वो वेरीफाई करें जो श्योरिटीज दी गई हैं जो उनके फेवर में एक्यूज पर्संस के, और ऐसा लगता है कि वो श्योरिटीज सही हैं, तो फिर उनको बेल पर रिहा करें। अब दो टिप्पणियों को हमें देखना पड़ेगा। अब तीसरी बात, सिर्फ मुकदमा फाइल कर देने से सुप्रीम कोर्ट में अपने आप ऑटोमेटिक किसी चीज में स्टे नहीं माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच की सुशीला अग्रवाल की जजमेंट बहुत क्लियर है कि अगर किसी केस में बड़े स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़े ही विकट जो परिस्थितियां होंगी या बहुत बड़े एविडेंसेस होंगे जिनसे लगेगा कि देश की अस्मिता और अखंडता को बड़ा खतरा है, तभी बेल को कैंसिल किया जाएगा या स्टे किया जाएगा। ये सेटल्ड लॉ है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बेल किसी भी केस का एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होता है, चाहे वो कन्विक्ट हो और चाहे वो प्री ट्रायल स्टेज का व्यक्ति हो। परंतु अब एक बड़ा पहलू यहां पर देखना पड़ेगा कि अभी जिन केसेस में एडमिट हुए हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें आर्टिकल 19(1), तो आर्टिकल 19(1) का प्रावधान तभी तक किसी इंडिविजुअल के साथ अवेलेबल होता है जब तक 19(2) के तहत वो उसके संयम, मर्यादा और सहनशीलता उसको नहीं करते। जैसे ही वो संयम और मर्यादा खत्म होती है तो तुरंत जो है 153 और 505 में एफआईआर आईपीसी में दर्ज। संयम और मर्यादा यहाँ पे कहाँ लागू हो रही है? जिस सुप्रीम कोर्ट के, देखिए, राइट टू डिसेंट की बात जो हुई, जो हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर अंजलि जी यह भी कहा कि वो प्रोटेस्ट और जो फंडामेंटल राइट है उसका जो इस्तेमाल है बड़े संयम और मर्यादा के साथ 19(2) ठीक है, में दिए गए जो संविधान के प्रावधान है उसके मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं, जो कि इस पूरे मामले पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, क्या पता चल रहा है कि आज रिहाई हो पाएगी या आज भी पेचीदगियां ही अड़ जाएंगी बीच में? देखिए अंजलि, आज बिल्कुल रिहाई होगी। हम इस वक्त तिहाड़ पहुंच चुके हैं और ये तिहाड़ का गेट नंबर 3 है, जहां से 5 बजे या फिर 7 बजे ये तीनों आसिफ इकबाल, देवांगना और नताशा नरवाल बाहर आएंगे। अभी जो हमें बताया गया है, जो अंदर सूत्र हैं जेल अथॉरिटीज़ में, कि अभी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। ऑर्डर रिसीव हो जाएगा और इनको आज ही रिहा किया जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज चूंकि ये तीनों हाई कोर्ट में चले गए थे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट ने कल ऑर्डर ही नहीं दिया था, उन्होंने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप अपना सुनवाई पूरी कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पिटीशन लगाई थी कोर्ट में कि उन्हें 21 जून तक का वक्त चाहिए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं इन तीनों के आधार के डिटेल्स का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, देवांगना के पते का, जो कि उनका परमानेंट एड्रेस आसाम है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने अंजलि यहाँ तक कहा था कि वो राजधानी लेकर के आसाम जाएंगे और पता करेंगे कि ये एड्रेस सही है या नहीं है। नताशा नरवाल का जो एड्रेस है उन्होंने बताया परमानेंट एड्रेस हरियाणा का है। इसके अलावा आसिफ इकबाल झारखंड के रहने वाले, तमाम दलीलें दी थी दिल्ली पुलिस ने। तो आज हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई कर रहे हैं, क्या आप ऐसा दूसरे केसेस में भी करते हैं? ये स्पेशल पीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि उस समय कोर्ट में थे, प्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली पुलिस को, उनसे सवाल पूछा गया था। लेकिन अब सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। 5 बजे या फिर शाम को 7 बजे तक रिहाई होने की उम्मीद है। ऑर्डर पहुंचते ही इनको रिहा कर दिया जाएगा। अंजलि, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए वापस आते हैं स्टूडियो में। यहाँ पर सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगी, यूएपीए को लेकर के जो टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी, उसके बाद जाहिर तौर पर सभी अखबारों में सुर्खियां बन गई। तो क्या जब ये धाराएं लागू की जाती हैं, जब लगाई जाती हैं, तो क्या पुलिस इतना संयम बरतती है? आपको इस मामले में क्या लग रहा है कि यूएपीए की धारा लगाते वक्त जिस तरह की टिप्पणियां कोर्ट कर रहा है, क्या वाकई में पुलिस ने इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई? अंजलि जी, यूएपीए की धारा जब लगती है तो बहुत सोच समझ के, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, लीगल ओपिनियन लेने के बाद लगाई जाती है, मनमाने तरीके से नहीं, क्योंकि इसके दूरगामी बड़े भयावह परिणाम हो सकते हैं। और जैसा कि दिल्ली न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं, तल्ख टिप्पणी दी है, मुझे उम्मीद है पुलिस कमिश्नर दिल्ली, जिन्होंने विवेचना की है और जिन्होंने प्रोसिक्यूट किया है, जिन्होंने कानूनी अभिमत दिया है, उसके बारे में जांच जरूर कराएंगे, क्योंकि इसके पहले ये प्राविधान था। अगर इस तरह की तल्ख टिप्पणी कोर्ट करता है तो जो लोग मुलव्विस हैं या मतलूब हैं, जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि आपने बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के इसका इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। बैड इन्वेस्टिगेशन, वर्स प्रोसिक्यूशन, बोथ शुड बी टेकन टू टास्क। ये एसीआर पे मैंने खुद ये टिप्पणियां की हैं। और अगर बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक तरफा और किसी दबाव में आके किया है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो अपनी बात को, लेकिन आपने यूएपीए लगाते वक्त पूरा ध्यान लगाया था, तो दिल्ली में हाई कोर्ट में बेल कैसे हो गई? और अगर बेल हो गई तो आपकी पैरवी इन्वेस्टिगेशन और जो कहते हैं कि एक चूल से चूल मिला करके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, वो आपने क्यों नहीं किया? आपकी 3 चूकें तो दिल्ली हाई कोर्ट में स्पष्ट हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस भंबानी की जो टिप्पणी है, ये बहुत ही असाधारण टिप्पणी है और किसी भी पुलिस बल के लिए थोड़ा आत्ममंथन, चिंतन का ये समय है अंजलि जी। और इनके लिए ये जरूरी होगा कि अगर मनमाने तरीके से इन्होंने कोई कार्रवाई की है या प्रतिशोध की भावना की है, तो ये औचित्यपूर्ण नहीं। पुलिस बल गुण, दोष और साक्ष्य पे काम करता है, पूर्वाग्रह के आधार पे कोई पुलिस बल काम नहीं करता है। अंजलि जी जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि आज रिहाई हो जाएगी, जैसा कि प्रोसीजर्स पूरे कर लिए जाएंगे, और उम्मीद यही है कि कानून और ऑर्डर जो दिया गया है वो सर्वोपरि रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मुझे बताया जा रहा है कि कुछ वक्त अभी है मेरे पास, तो जहां नारा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि आज की जो उम्मीद है कि आज रिहाई हो जाएगी, आज आपने कोई प्लान बनाए हैं? बेटे से मुलाकात करेंगी, कोई प्लान? ऐसे तो देखिए उम्मीद है कि हो जाए, मगर अब देखिए क्या होता है।
और सरकार से भी गुजारिश है कि कम से कम उन बच्चों को, जो तमाम बच्चे मासूम हैं, उनको भी रिहा कर दिया जाए। और इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को बेल मिलने के बावजूद भी मेरे बच्चे को समझिए 48 घंटा रखा गया, नहीं छोड़ा जा रहा है। इसका तो खैर हम लोग इंतजार है, देखिए कब मेरा बच्चा निकलता, कब क्या होता है। ऐसे तो उम्मीद है कि आज हो जाएगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सब्र और कीजिए, जरूर आपका बेटा आपके पास आएगा। हेगड़े साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हम यूएपीए की जो बात कर रहे थे, क्या इस मामले में आपके नजरिए में जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया, उसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी वाकई में आपको लगता है कि सही थी, या जैसा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि परवर्स थी? देखिए, वो फैसला तो कल होगा। कल शायद ऐसा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि ये बड़ा फैसला है, इस पर हमको भी गौर करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो केस है वो भी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के तहत आती है। वटाली करके एक जजमेंट है जिसके कारण से यूएपीए का एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन हुआ है। हर मामले को फिर यूएपीए में घुसेड़ने की आदत हो गई पुलिस वालों को। तो उस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के ही अलग फैसले आए हैं कि शायद वो जजमेंट सही नहीं था, या कोर्ट का ये मतलब नहीं था कि हर मामले में यूएपीए घुसाया जाए। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप किसी टेररिज्म रिलेटेड लॉ को हर मामले में इस्तेमाल करो तो वो उस लॉ की भी एक निंदा होती है, उस लॉ की दुरुपयोग होता है। ऐसे पुलिस को नहीं करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट से बाद में सहमत होगी। जी, और हम इस केस पर नजर रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, और उम्मीद यही करते हैं कि यूएपीए जैसे कानून जब बनते हैं उनका खास एक मकसद होता है, और कॉलेज के बच्चों पर और स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर इसे लगा देने से उसको डाइल्यूट तो नहीं कहीं किया जा रहा।